हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री सीरीज के इस जो प्रोसेस है, इसमें आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मगध साम्राज्य के ऊपर, यानी कि मगध एम्पायर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा इसके साथ साथ हमारा पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है और हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आई बटन में ज़रूर आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लें। और हमारे हिस्ट्री के भी प्रीवियस वीडियोस हैं, आ चुके हैं, वो आप ज़रूर जाके देखें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पाषाण, पूरा पाषाण काल, इन सब ये सब अपलोड हो चुके हैं, वो आप ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा भी जरूर दबा दें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होना है मगध साम्राज्य के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और हमारा वैसे भी हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है, तो हिस्ट्री सीरीज़ में हमारा ये बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम इसको आज देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जितने भी डिटेल्स मैंने बताए हैं, जितने भी सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में जो हम पहले वंश के बारे में पढ़ेंगे वो है हर्यक वंश। तो दोस्तों, हर्यक वंश, इसका जो शासन काल था 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक इसके शासन किया था। इसके संस्थापक और उस समय के राजा थे इसके बिंबिसार। इसने हर्यक वंश की संस्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी बिहार की राजगीर, अभी करंट ये बिहार में है, राजगीर को बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब जो ये बिंबिसार है, ये बिंबिसार उसमें बुद्ध के समकालीन था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, कि बुद्ध के समकालीन कौन थे और ऑप्शंस देते हैं। तो बिंबिसार उस समय बुद्ध के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, अब हमने बिंबिसार की बात की है, तो इस रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जान लें दोस्तों। तो बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, उसने 3 विवाह किए थे, आपको मैं बता दूं, उसने 3 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। महाकौशल, उसका नाम था महाकौशल। ओके, इस विवाह से कौशल के साथ साथ उसकी सबसे पहले तो शत्रुता खत्म हो गई, और उसके और भी जो है एडिशनल प्रदेश उसको दहेज के रूप में इसको मिल गए। तो यहाँ पे इसने समझदारी क्या की कि ये इससे शादी कर लिया तो शत्रुता खत्म हो गए, और दहेज के नाम पे इसको एडिशनल जगह भी मिल गई। उसने दूसरी शादी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना से की थी। ठीक है, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। इसका जो बेटा जो है ये अजात शत्रु, इसकी माँ का नाम है चेल्लन्ना। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चेल्लन्ना। ठीक है, उसने चेल्लन्ना, अजात शत्रु को जन्म दिया चेल्लन्ना ने। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। तो यहाँ पे इसने जो बहुत बढ़िया एक प्ले कार्ड खेला था कि ये शादी करता जाता था अपने दुश्मन प्रदेश की राजकुमारियों से, तो वहाँ उस प्रदेश से इसकी दुश्मनी ऑटोमेटिक ही खत्म। ठीक है दोस्तों, विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम अजात शत्रु की। इसने शासन किया 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी जो है राजगीर में बनाई। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर यह बैठा था। ठीक है, इसलिए इसे पितृहत्या भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे पितृहत्या भी कहते हैं। यह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का मानने वाला था। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होते हैं। ठीक है, कि बिंबिसार जो है, अजात शत्रु जो है, वो किन किन धर्मों को मानने वाला था, तो वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। इसके शासनकाल के 8 वर्ष के बाद बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, यानी जब उनको महापरिनिर्वाण मिला था, वो इसी के शासन में मिला था, और इसके शासनकाल को तब 8 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इसके शासनकाल में राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगति का आयोजन इसी ने करवाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने अपने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन
सप्तपर्णी गुफा राजगीर में इसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है ना, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, ठीक, बिंबिसार की अजातशत्रु ने हत्या की, वैसे ही अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, वो बोलते हैं ना कर्मा, वही वाली बात है। ठीक है, तो इसके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अब उदयन का हम शासनकाल देख लें तो उदयन का शासनकाल रहा है 460 से 444 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु के बाद उदयन जो है मगध के सिंहासन में बैठा, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसी ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था एवं पहली बार इसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपनाया भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाँ, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 3 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, मुंडक, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। ठीक, उदयन के बाद नागदर्शक ने सत्ता संभाली। ठीक है, इसने, और यहाँ पे जो जानने वाली बात है, इसे वहाँ की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका। क्यों उखाड़ फेंका? क्योंकि एक तो इनको सबसे पहले बोला जाता था कि पृथुहंताओं, ठीक है, इन जिसने भी ये शासन किया ना, ठीक है, जो हर्यक वंश के जितने भी शासक आए, इन सबको क्या कहा जाता था? पृथुहंताओं। ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने अपने पिताओं की हत्या करके ये लोग सत्ता आसीन हुए थे, इसलिए इनको कहा जाता था पितुहंताओं। ठीक है, तो पितुहंताओं को जनता ने वहां से उखाड़ फेंका, क्योंकि जनता इनसे रुष्ट थी, इनके शासन व्यवस्था से, इनके शासन के तरीके से रुष्ट थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे मगध साम्राज्य में। नेक्स्ट जो हमारा जो डायनेस्टी है, जो नेक्स्ट वंश है, वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश हमारा नेक्स्ट वंश है। इसने शासन किया 445 से 345 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके राजा हुए शिशुनाग एवं संस्थापक। ये दोनों जो मतलब शिशुनाग जो थे, इसके राजा भी थे शिशुनाग वंश के और संस्थापक भी थे इस वंश के। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी, जो कि बिहार में है। इनका बेटा था कालाशोक, इसे काकवर्ण भी कहा जाता था। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। काकवर्ण क्यों कहा जाता था इसे? क्योंकि ये कलर में बिल्कुल ब्लैक था, कोयले जैसा काला था ये। ठीक है, और इसके काले रंग के वजह से, इसके कुरूप रंग के वजह से वहां के लोगों ने इसे काकवर्ण कहना शुरू कर दिया। ठीक है, कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय यानी सेकंड बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी हत्या राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी थी। ठीक है, इसके बारे में यह कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में अब हम आगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है नंद वंश, यानी नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी, नंद वंश ने, इन्होंने शासन किया 345 से 322 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह मगध के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे नंद वंश वाले लोग। ठीक है, इस वंश के संस्थापक महानंदीन, यहाँ महानंद को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका वध आप लोग जान ले, इसका वध जो है एक शूद्रदासी का पुत्र महापद्मानंद ने कर दिया था। ठीक है, ये महानंदीन का एक दासी थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था महापद्मानंद। उसने इस महानंदीन का हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद ये सत्ताधीन हो गया, उसके बाद ये वहाँ पे राजा बन गया। तो अब बात करते हैं महापद्मानंद की। तो ये महापद्मानंद जो है राजा बना, और ये शूद्र वंश का था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। राजधानी इसने बनाई पाटलिपुत्र को। ठीक है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। महापद्मानंद ने अपने आप को एकराट कहा है। ठीक है, यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा भी था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। महापद्मानंद जो है, इसने अपने आप को एकराट कहा है, और ये नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की थी, आप लोग जान लें, इसने कलिंग की विजय प्रथम बार की थी, उससे पहले किसी ने नहीं किया था।
तथा वहां पर एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हम्पी की अभिलेख में भी किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो बेटा था वो था घनानंद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद घनानंद जो है राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि महापद्मानंद के बाद घनानंद बना राजा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घनानंद के बारे में आगे बात करने से पहले कुछ और भी बातें मुझे अभी ध्यान आई है, कुछ बातें रह गई हैं वो बतानी है महापद्मानंद के बारे में। तो दोस्तों महापद्मानंद जो हैं, तो उस समय व्याकरणाचार्य पाणिनि जो हैं ये इनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर समकालीन भी बातें पूछी जाएगी तो व्याकरणाचार्य पाणिनि इनके समकालीन थे, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। पुराणों में इन्हें सर्वक्षणतांत्रक की उपाधि दी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वक्षणतांत्रक की उपाधि दी गई है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं घनानंद की। तो घनानंद जो है महापद्मानंद के बाद ये राजगद्दी पे आसीन हुआ। उसके बाद इसने अपनी राजधानी उन्हीं के जैसे पाटलिपुत्रा को बनाई। ठीक है, महापद्मानंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो है महापद्मानंद के 8 पुत्रों में घनानंद राजा बना, और ये जो घनानंद राजा जो बना ये सिकंदर के समकालीन भी था। नंद शासक जो थे वो जैन मत को मानने वाले थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि नंद शासक मतलब घनानंद जो है वो किस धर्म के मत को मानने वाला था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। घनानंद जो है उसको जैन अमात्य सकटल और स्थूलभद्र ने अपने अंडर में उसको सारी शिक्षा दीक्षा दी थी जैन धर्म की। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब बात हो रही है घनानंद के बारे में। तो घनानंद से रिलेटेड एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। एक बार हुआ क्या, आप लोगों ने अब सभी ने आपने चाणक्य का नाम सुना है। ठीक है, तो चाणक्य जो हैं वो बहुत ही तेज दिमाग के चतुर ब्राह्मण थे, लेकिन उतने ही वो फटेहाल और गरीब ब्राह्मण भी थे। तो उनको जब भी पता चलता था कहीं दान पुण्य का काम चल रहा है, कहीं लंगर चल रहा है, वो वहाँ चले जाते थे। तो वैसे ही एक बार इनको पता चला घनानंद के राज दरबार में कुछ दान वान होने वाला, दान पुण्य का काम है। ठीक है, तो वो वहाँ चले गए और वो जाके जो मुख्य जो अमात्य होते हैं, जो मुख्य पंडित होता है, उनके शासन पे जाके आसन पे जाके ये विराजमान हो गए। घनानंद उस समय राज दरबार में आया। जब घनानंद राज दरबार में आया तो इनको देख के वो बहुत ही क्रोधित हो गया। क्रोधित क्यों हो गया? क्योंकि ये बिल्कुल फटेहाल थे, फटे से इन्होंने कपड़े पहन रखे थे। तो इनको देख के उनको बहुत ही गुस्सा आया और और घनानंद ने जो है इनकी बहुत बेइज्जती की। ठीक है, उनको बोला कि तुम कुरूप भिखमंगे, मतलब हमारे दरबार में तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम आ गए और हमारे मतलब अमात्य के आसन पे आके विराजमान हो गए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपने दरबारियों से बोला, घनानंद ने, कि इसे चुटिया से इसके पकड़ के दरबार के बाहर फेंक के आओ। ठीक है, इसे चाणक्य ने अपनी बेइज्जती मानी और उसके बाद उन्होंने कसम खाया कि मैं घनानंद और इस नंद वंश को, ठीक है, बर्बाद करके रहूंगा। फिर उसके बाद चाणक्य जो हैं एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, वहां पे कुछ बच्चों एक नाटक खेल रहे थे। ठीक है, उस नाटक में मौर्य जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने एक राजा का किरदार वो निभा रहे थे। वहीं पे चाणक्य खड़े होके उनका किरदार देखने लगे। वो उनके किरदार से इतने प्रभावित हुए, वो इतने उनको देख के वो खुश हो गए, हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को उनके पिता से कुछ पैसे देके खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद उनको अपने साथ रख के उनको दीक्षित किया, उनको पारंगत किया हर एक चीज़ों में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलके अपनी एक सेना की टुकड़ी बनाई। ठीक है, सेना की टुकड़ी बनाई और उसके बाद उन्होंने घनानंद पे सीधा उनके राजधानी पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये बुरी तरह से हार गए। इनके सैनिक बहुत सारे मारे गए, जो बचे वो जान बचा के वो लोग भाग गए, और ये दोनों भी अपनी जान बचा के, यानी मौर्य और चाणक्य, ये दोनों अपनी जान बचा के जंगलों में ये लोग निकल गए। फिर जब कुछ महीना बीता तो चाणक्य और मौर्य ने सोचा कि क्यों ना अब बाहर चला जाए और थोड़ा देखा जाए कि आखिर माहौल है कैसा बाहर। तो जब ये लोग बाहर आए तो ये जब जंगल से बाहर आ रहे थे तो उनको वहीं पे एक कुटिया दिखा, तो वो कुटिया के पास गए। तो वहीं कुटिया में एक औरत अपने बच्चे को रोटी बना के दे रही थी। तो गरम गरम रोटी थी, उनका बच्चा जो था वो रोटी को बीच से खा रहा था। ठीक है,
तो वो उसने अपने माँ को बोला कि माँ मैं रोटी नहीं खा पा रहा, रोटी बहुत गर्म है, आप थोड़ी ठंडी रोटी मुझे दो। तो उसकी माँ ने उसे जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी जो योजना है ना वो मौर्य और चाणक्य जैसी है, ठीक है। तो तुम मतलब तुम बीच में सीधा केंद्र पे आक्रमण मत करो, तुम कोने कोने से खाओ, देखो तुम्हें रोटी ठंडी लगेगी। तो वो बच्चा तो समझ गया, उसकी माँ ने उसको जो समझाया। साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य इस कहा ये सारे जो प्रकरण को देख रहे थे कुटिया के बाहर साइड में खड़े होके, वो भी इस बातें समझ गए कि उन्होंने गलती आखिर की कहाँ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने सेंटर पे ना आक्रमण करके ये आसपास के सारे प्रदेश घनानंद के जीतने लगे, और आखिरकार लास्ट में जाके फिर इन्होंने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया, और पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करने के बाद ये घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी मृत्यु की, और फिर उसका चंद्रगुप्त मौर्य शासनाधीन हुए। यहाँ पे ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था घनानंद, जनता पर अत्यधिक कर भी लगाने के कारण जनता इससे बहुत असंतुष्ट थी, यानी कि घनानंद ने, ठीक है दोस्तों। इसी का लाभ उठा के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी घनानंद की, ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना भी इसने की, ठीक है। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था, यानी घनानंद के शासन के समय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था। बढ़ते हैं हम आगे। आगे जो हमारा है नेक्स्ट है बैटल ऑफ हाइडस्पस, यानी कि 327 से 63 ईसा पूर्व हाइडस्पस या वितिस्ता या झेलम की लड़ाई। तो इस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान ने पोरस को हराया था, ठीक है दोस्तों, इस लड़ाई में। उसके बाद इस लड़ाई में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का घोड़ा बुकेफला इस लड़ाई में मारा गया, यानी वो शहीद हो गया। और बुकेफला यानी अपने घोड़े से अलेक्जेंडर इतना प्यार करता था कि झेलम नदी के किनारे उसने अपने घोड़े के नाम पे एक शहर ही बसा दिया, ठीक है, जिसका नाम था बुकेफला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक आपको जो पॉइंट जानने वाली बात है कि गांधार का एक राजा था उस समय, उसका नाम था अभिसार या अंभी उसे कहते थे, ठीक है। वो अलेक्जेंडर के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्यों किया ये जानने वाली बात है, क्योंकि वो पोरस से इतना ज़्यादा घृणा करता था, वो पोरस को हराना चाहता था, क्योंकि पोरस ने उसको बहुत बारी बहुत सारे युद्धों में अंभी को यानी अभिसार को इसने हराया था, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन अगर कोई बने कि भारत का पहला कोई देशद्रोही राजा कौन है, ठीक है, तो भारत का पहला कोई अगर देशद्रोही राजा ऐसा कोई बोलेंगे तो वो होगा अभिसार यानी कि अंभी। और ये जो अंभी है अभिसार, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, ये भी आप लोग जान लें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर के सेनापति जो थे वो सेल्यूकस निकेटर और न्यूकर्स थे, ठीक है। भारत का पहला देशद्रोही, जैसे भी मैंने बताया, भारत का पहला देशद्रोही राजा अभिसार या अंभी को कहा जाता है। ये आप लोग पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अलेक्जेंडर ने पहली बार, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, अलेक्जेंडर ने पहली बार भारत में समुद्र का दर्शन किया था। इससे पहले इसने कभी समुद्र देखा ही नहीं था। यह सिंधु नदी के रास्ते भारत आया था और उधर ही से आते हुए इसने समुद्र के दर्शन किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के जो गुरु थे वो थे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक है दोस्तों। बढ़ते आगे वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मगध की सफलता के कारण। यहाँ पे जो मगध साम्राज्य में जो अलग अलग वंश आए, अलग अलग जो शासक आए, तो इन सबों ने इतने सफलतापूर्वक राज कैसे किया, उस बारे में अभी हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे कई साहसी महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुआ था। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही उपयुक्त थी, ठीक है। लौह युग में जो है मगध में लौह युग में यहाँ पे इतना ज़्यादा मगध जो साम्राज्य था डेवलप हो चुका था कि ये लोग लौह की पहचान कर चुके थे और उसका यूजेस जान गए थे, ठीक है। तो जो क्योंकि लौह के समृद्ध भंडार मगध की शुरुआती राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे, समृद्ध लोहे खनिज भंडार के सभी प्रथम सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करवा सकें, जिस वजह से ये हर एक इनके युद्ध में काफ़ी प्रभावी साबित होते थे, ठीक है दोस्तों। यूनानी स्रोतों से ऐसा पता चला है, ऐसा ज्ञात होता है कि
इनके पास 6000 हाथी थे इनके सेना में। ठीक है दोस्तों, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश काफ़ी अधिक उपजाऊ था, यानी जो पाटलिपुत्रा वगैरह ये जो एरिया था मगध का, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था और देशों के मुकाबले। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग के से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने पड़ोसी के विरुद्ध युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया। और जो राज्य थे वो रथ और घोड़ों से भली भांति परिचित थे, भली भांति उनको पता था, वो उसका इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन मगध साम्राज्य ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके सक्सेसफुल होने के पीछे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, राजगीर और द्वितीय सेकंड पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के संगठन से घिरा था, इसलिए वह अभेद्य था। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे इग्नोर करेंगे, इसलिए वह अभेद्य था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और आज का आखिरी पॉइंट, पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर था तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर घाघरा नदी गंगा से निकलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके सक्सेसफुल होने के कारण, मगध साम्राज्य के सक्सेसफुल होने के कारण। दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर मगध साम्राज्य के ऊपर। तो दोस्तों, कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा इसी चैप्टर के बेस्ट सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे एग्जाम्स में, हम उन सब का संग्रह आप लोगों के लिए एक इकट्ठा एक संकलन लेके आएंगे और वो सारे सेट आप लोग जरूर सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप कल कमेंट करके बताएं आपके कितने स्कोर आए। तो कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जो कि कल होगा सारे मगध साम्राज्य के ऊपर सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों, ये था हमारा मगध साम्राज्य के ऊपर यानी मगध एम्पायर के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर भी करें ताकि और बच्चे से लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, अगले बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।